गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंदर 6 चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी आगे जहाँ से बाकी है वहीं से कंटिन्यू। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा यानी कि ज़बरदस्ती। यहाँ पे लेखक जो है बच्चन जी जो है वो क्या कहते हैं कि मैं तो ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि जब भी मुझे बुखार होता है, मैं बीमार होता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती लिखता, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल होते रहते हैं। यहाँ पे बच्चन जी जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मुझे लिखना होता है तो मैं बुखार का बहाना, बुखार जो है वो मेरे लिए बाधा स्वरूप नहीं बन सकता। हल्के बुखार हो, हल्का सा बुखार हो या फिर तेज़ बुखार हो, अगर मुझे कोई प्रसंग लिखना है तो मैं बेशक वो नित्य हस्त मामूल का मतलब होगा नित्य के नियम अनुसार के जैसे मैं लिखता हूँ उसी तरीके से मैं वो नियम अनुसार वो निबंध या तो फिर वो साहित्य कृति में लिखूँगा। कोई मेरे बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। यहाँ पे बच्चन जी जो है वो जब भी ऐसे कभी भी बाहर जाते थे या तो फिर बुखार होने के बावजूद भी वो अपने आप को काम में व्यस्त रखते थे। तो जब भी कोई उनको छूकर आपको तो बहुत तेज़ बुखार है ऐसे कोई अगर कहता था तो फट से सामने से बच्चन जी आंसर देते थे कि हाँ मुझे बुखार भी हो और मैं भी यहीं पे उपस्थित हूँ, आपके सामने मैं भी हूँ, मतलब कि मैं काम में बिजी हूँ, ये कहना बच्चन जी चाहते थे। फिर यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग जो है वो एक ब्रिटिश लेखक है। यहाँ पे किपलिंग जो नाम एक्सप्लेन किया गया है, किपलिंग जो है वो एक ब्रिटिश लेखक है और वो जो है वो श्रेष्ठ कलाकार के रूप में है। यहाँ पे किपलिंग जो है वो एक ब्रिटिश लेखक है और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वो बुखार में होता था तो वो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यहाँ पे किपलिंग जो एक ब्रिटिश लेखक है, कलाकार है, श्रेष्ठ कलाकार, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब भी मुझे बुखार होता था, कभी कभी जब मुझे बुखार होता था तो बुखार में भी उनको काम करना पड़ता था। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी उसको काम करना पड़ता था और वो जब बीमार होता था यानी कि किपलिंग जब बुखार होता था तब वो और ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिखता था। यानी बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, यह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं, बुखार में कम लिखना मुझे याद नहीं है, वह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय मैं नहीं देना चाहूँगा। प्रसंगवत मुझे याद आ गया कि एक प्रसंग मुझे याद आ जाता है। वो प्रसंग क्या था कि अपनी 2 चट्टानें की 2 सबसे बड़ी कविताएं। यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने लिखी हुई जो प्रसंगवंत उनको कुछ याद आ जाता है 2 चट्टानें जो उन्होंने सबसे बड़ी कविताओं में से बच्चन जी की कविताएं हैं। एक तो सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर। यहाँ पे सात्र जो है वो भी एक श्रेष्ठ पेरिस में उनका जन्म हुआ था, वो भी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। वो फ्रेंच और जर्मनी के छात्र जो है
वो जर्मनी और फ्रेंच के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देते हैं। नोबेल पुरस्कार जो उनको देने नोबेल पुरस्कार जो है वो उनको सम्मानित करने के लिए देने वाले थे, बट वो नोबेल पुरस्कार को भी ठुकरा देते हैं। पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यहाँ पे प्लूरिसी का क्या मतलब होगा? प्लूरिसी का मतलब होगा कि फेफड़े में पानी भर जाना। प्लूरिसी का क्या मतलब होगा? फेफड़े में पानी भर जाना। यानी कि बच्चन जी जब बीमार थे तब उन्होंने ये दो कृतियाँ लिखी थी। उन्होंने कौन कौन सी? एक तो दो चट्टानें और दूसरी कौन सी थी कि सिसिफस बरकस हनुमान। ये दो जो उन्होंने लिखी हुई थी, उन्होंने बच्चन जी ने ये दो रचनाएं लिखी हुई थी। ओके। और दूसरी जो है स्वास्थ्य के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, सॉरी माय मिस्टेक, उनकी दो रचनाओं में से एक रचना जो है वो शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दूसरी जो है दो चट्टानें अथवा सिसिफस बरकस हनुमान। तो ये दो जो है वो दो रचनाएं जो है वो उन्होंने लिखी हुई थी। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चन जी की प्लूरिसी में कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, तो कौन सी दो रचनाएं आपको नाम लिखनी है? तो पहली तो ये आएगी कि दो चट्टानें, या तो फिर दो चट्टानें की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो सिसिफस बरकस हनुमान। ओके, ये दोनों में से कोई एक लिखोगे तो भी चलेगा। और दूसरी जो है वो कौन सी रचना थी? तो शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पे ये दो रचनाएं बच्चन जी ने लिखी थी। आगे, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। यहाँ पे बहरहाल का मतलब होगा हर हालत में। उसका क्या समानार्थी शब्द होगा? हर हालत में। जब भी मैं बीमार होता था, जब भी बीमारी मुझे पराजित करने वाली होती थी, मैं कभी बीमारी से पराजित नहीं हुआ था, बल्कि बीमारी को मैं हमेशा पराजित कर देता था। यानी कि बीमार होने के बावजूद भी मैं अपने काम में हमेशा जुट जाता था। फिर आगे देखते हैं तो कि बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलेगा? विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्राय से सिद्ध किया था, काम के पीछे भूत भागे, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पे ये जो लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता था कि बुखार सुखार आखिर कितने दिन तक चलेगा? बुखार आखिर कितने दिन तक चलेगा? एक ना एक दिन में बुखार को भी हरा दूंगा। ऐसे सोच के लेखक जो है वो आराम बिल्कुल भी नहीं करते थे। और विश्राम तिवारी ने कहा था कि क्या कहा था? मार के पीछे भूत भागे। उन्होंने क्या कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, ये कहा था। और वो जो उन्होंने कहा था यहाँ पे उन्होंने अपने तरीके से एक दूसरी बात साबित कर दिखाते हैं। तो क्या साबित करते थे? काम के पीछे बुखार भागे। काम के पीछे बुखार भागे का मतलब होगा कि काम करने वाले जो लोग जो है वो मामूली बुखार के तेज से कभी वो लोग डरते नहीं, वो उसे दूर करने के लिए दवा लेते हैं। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। जो दृढ़ मनोबल वाले होते हैं वो बुखार हो या वो कोई बड़ी बीमारी से भी क्यों ना झुझकता हो, तो फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनको बुखार अपने आप
ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर जो दृढ़ मनोबल वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर वो बीमारी का सहारा लेके कभी काम से मुंह नहीं मोड़ते। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उनका बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है कि काम के पीछे बुखार भागे। तो उसका यही मतलब होगा। और मार के पीछे भूत भागे, उसका मतलब होगा किसी तरह से समस्या का हल करना। यानी कि कोई भी समस्या हो, किसी की तरह से समस्या का हल करना, यहाँ पे उसका मतलब वो ये होगा। और आगे, यह बुखार मामूली न था, उसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झंझोर रहा था। यहाँ पे क्या कहते हैं, यह बुखार जो है, लेखक क्या कहते हैं, यह बुखार मामूली नहीं था, यह बुखार जो है वो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोर रहा था। झंझोर देना यानी कि विचलित कर देना। यहाँ पे कितने महीनों से, 9 महीनों से वो उस बुखार से तड़प रहा था। कौन? बच्चन जी। झंझोर कर रहा था वो बुखार। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विघ्न संकट झटका मुझको दे गया था, वो था स्कूल बंद था। ट्यूशन पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। यहाँ पे लेखक बच्चन जी जो है वो क्या कहते हैं कि उनको जो बुखार हो रहा था 9 महीने से लगातार, वो बुखार से तड़प रहे थे। फिर उनके लिए सबसे बड़ी बात वो थी, एक तो उनको घर चलाना था, और उस समय जो है वो विघ्न संकट यानी कि विनाशक झटका उनको तब लगा। एक तो स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जा रहा था, ट्यूशन क्लासेस वो अटेंड कर रहे थे, और उनके आमदनी की ज़रूरत मुझे थी। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, बच्चन जी क्या कहते हैं कि जब मैं काम करूँगा तब जाके मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत थी। मुझे उनकी आमदनी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। किताबों की भी बिक्री नहीं हो रही थी, और कर्ज जो है वो सिर पर चढ़ा हुआ था। और 10 दिन बुखार चला, 20 दिन बुखार चला, महीने भर चला, 2 महीने तक उनको बुखार कंटिन्यू आ रहा था, और जुलाई का महीना भी आ गया था। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। अभी जैसे स्कूल बंद थी तब तक वो ट्यूशन ही चला रहे थे, अभी तो स्कूल भी शुरू हो गई है। यानी कि वो बुखार होने के बावजूद भी वो ट्यूशन चलाने के लिए जा रहे थे, और दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी उनको पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच में। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बाटू, एक होम्योपैथी कर रहा था। यहाँ पे क्या बताया है बच्चन जी ने कि वो दिन ब दिन बुखार जो था उनको, वो दिन ब दिन बुखार बढ़ता ही जा रहा था। दिन भर वो स्कूल में पढ़ाते थे, फिर वो ट्यूशन भी चलाते थे, और बुखार जो है, बुखार वही नमूना, यानी कि वही बुखार जो है वो उसी तरीके से बढ़ता जा रहा था। सुबह को बिल्कुल बुखार नहीं होता था, तो शाम होते होते तो 101 102 के बीच में बुखार उनको आने लगता था, और धीरे धीरे करके वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा था, और फिर और ज़्यादा धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य जो है वो खराब होती जा रही थी। उनको खांसी भी होने लगी थी, और दवा जो है वो दवा बाटू, यानी कि दवा बांटने वाला, यहाँ पे वो दवा भी उन्होंने एक होम्योपैथी के पास जाके वो दवा भी चालू करवा देता है। फिर आगे कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है?
वो कभी कभी अपने मन ही मन में सोचता था कि क्या सच मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी, टीबी की बीमारी। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी वो बच्चन जी क्या सोचते थे कि मुझे तपेदिक हो गया है यानी क्षय की बीमारी, टीबी हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूतों के बाहर है। यहाँ पे वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि अगर मुझे सच में तपेदिक की अगर बीमारी हो गई है, मुझे टीबी की बीमारी हो गई है या मुझे क्षय की बीमारी हो गई है, तो फिर वो क्या सोचते हैं, एलोपैथिक इलाज तो मेरे लिए बूतों के बाहर है, यानी मेरी औकात से बाहर है। मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता उस बीमारी के इलाज के लिए। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी। मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं वो सच हो जाना। जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कि कही हुई बात आगे जाके सच हो जाना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैंने जो कहा वो सच हो गया कि श्यामा का बुखार जो है श्यामा का बुखार मैं लेना चाहता हूँ। तो क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेना चाहता हूँ। बेटी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। जिनके पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि श्यामा स्वस्थ है। यहाँ पे क्या कहते हैं, श्यामा जो है वो स्वस्थ है और जिनके पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। यानी कि श्यामा जो है वो श्यामा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा जो है उनकी धर्मपत्नी जो श्यामा जो है वो भीतर ही भीतर उनकी बीमारी जो है वो भीतर ही भीतर उनको परेशान कर रही थी। और आगे देखते हैं, उनके अतिरिक्त उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। श्यामा जो है वो श्यामा क्या सोच रही थी, अगर मैं उस बात को लेके मन ही मन चिंतित होती हूँ तो बच्चन जी यह देख के और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा वो बीमार हो जाएंगे। यानी श्यामा जो है श्यामा अंदर ही अंदर दुखी थी, पर बाहर वो बच्चन जी को कभी बताना नहीं चाहती थी, अपने दुख को छुपा रही थी। तो यहाँ पे वो अपने मन को अपने आप ही स्वस्थ कर लेते थे और वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए कि मैं चिंतित हूँ, यह बात बच्चन जी जान के और ज़्यादा चिंता में न पड़ जाए, ये सोच के वो अपने आप को स्वस्थ बना लेती थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। अभी यहाँ पे बच्चन जी जो है वो बच्चन जी क्या कहते हैं कि वो बीमार तो थे, पर वो उनके घर के अंदर वो
1 मिनट। हाँ, वो बीमार तो थे, उनके अलावा बाहर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो बीमार होने के बावजूद भी वो अपने आप को बिजी रखते थे, कामों में व्यस्त रखते थे। सामान्य रूप से देखा जाए तो बच्चन जी की बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो यहाँ पे गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले तो हो ही जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आप जो है वो डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराए, यानी कि जांच करवाए हो आप जाके डॉक्टर मुखर्जी से। तो फिर वो जो है मैंने टाल मटोल की, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टाल मटोल यानी कि किसी बात को आप लोग टाल देते हैं, किसी बात को आप अनसुना कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चन जी जो है तो उनकी बात को टालने का प्रयास करते हैं, पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी कि अचूक अस्त्र का प्रयोग करना, यानी कि उनके सामने उनकी एक भी ना चली। ऐसा तो क्या कहा उनकी पत्नी श्यामा ने कि उनको उनकी बात माननी ही पड़ी। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। श्यामा ने क्या कहा कि जब तक आप जाके डॉक्टर को नहीं बताते, आप जांच नहीं करवाते, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था कि श्यामा ने जो ब्रह्मास्त्र रखा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था कि जो बात उन्होंने कही थी वो बात को तो उनको मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि उनको ऐसे पता चल गया था कि उनको एक तरीके का भय था, डर था कि बच्चन जी जो है वो क्षय यानी कि टीबी की बीमारी के शिकार हो गए हैं। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। यहाँ पे वो डॉक्टर मुखर्जी ने उनको क्या कहा कि नुस्खा उपाय उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त यानी कि किसी बात की चिंता ना करके आराम करने को डॉक्टर ने बच्चन जी से कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। बच्चन जी क्या कहते हैं, जो उपाय दिया था वो उपाय उनको मौत का परवाना लगा। क्यों? आराम करना तो उनको पहले से आदत नहीं थी और डॉक्टर ने आराम करने के लिए ही बोला है और चिंता मुक्त रहने के लिए कहा है। अगर वो काम नहीं करेगा, बच्चन जी काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तो उस तरीके से दोनों तरीके से वो बच्चन जी जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। वो सोचने लगे उनको उनका नुस्खा जो दिया हुआ है, उपाय दिया हुआ है डॉक्टर ने, वो मरने का परवाना उनको लगने लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिन के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करके, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वेदव्य भी लिखा है? फिर वो ये सारे क्वेश्चन बच्चन जी जो है वो अपने आप से पूछने लगते हैं। क्या कि मैं इतने ही दिन जीने के लिए मैं क्या यहाँ पे आया हुआ हूँ? क्या मैं इतने ही गाने गुनगुनाने के लिए केवल यहाँ पे मैंने जन्म लिया है? सिर्फ संघर्ष और श्रम ही मैंने किया है, इतने ही दुख संकट उठा के मैंने अपना जीवन बिताया है। फिर उन्होंने लिखी जो मधुशाला जो है, मधुशाला नामक जो उन्होंने कृति लिखी थी, उनकी पंक्ति एक्सप्लेन की गई है कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। कि मेरा जीवन अभी भी बाकी है, फिर भी अभी से मेरा जीवन जो है वो अभी बंद होने लगा। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही कर ली थी? वो अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगा। जब पहले उसने सोचा था कि मुझे इतना सारा बुखार हो रहा है, क्या सच में शायद मुझे क्या तपेदिक की बीमारी तो नहीं हो गई?
वो अपने मन ही मन सोच रहा था, राइट, जब उसको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। तो यहाँ पे वो वही बात सोचता है कि क्या सच में मैंने अपनी भविष्यवाणी खुद ही कर ली थी। और सबसे मर्मवेदी प्रश्न था कि सबसे वेदीला मुझसे एक सबसे बड़ा संकट वाला प्रश्न तो यह था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही लिखा है, विधवापन ही लिखा है। वैधव्य का मतलब क्या होगा, विधवापन। कि सबसे दुखदायी प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, वो श्याम जी अपने आप से पूछते हैं कि क्या श्यामा के भाग्य के अंदर विधवापन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ तक कि जो लेखक को फिर बाद में पता चलता है कि उनको तपेदिक की बीमारी है और वो जो बुखार से तड़प रहे थे, तो उनका इलाज फिर कैसे होता है। और चैप्टर के रिलेटेड, चैप्टर का नाम क्या है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो बच्चन जी जिस बीमारी से लड़ रहे थे, उस बीमारी ने श्यामा को कैसे अपने जीवन के अंदर वो अपने जीवन के अंदर ले लेती है और बच्चन जी को उस बीमारी से मुक्त करवा देती है। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।